सो नेक्स्ट है सीमाफोर्स। अब सीमाफोर्स है क्या? इज एन इंटीजर वेरिएबल। पहली बात क्या है कि हमने बोल दिया ये क्या है, इंटीजर वेरिएबल है that apart from initialization is accessed through two standard operations। मतलब एक बार जब सीमाफोर्स आपका स्टार्ट हो गया तो ये दो ऑपरेशंस के थ्रू आपने मतलब इनिशियलाइज कर दिया। इंटीजर वेरिएबल है, लेट अस सपोज एस वेरिएबल है इंटीजर, तो एस वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी आपने इनिशियलाइज कर दी, इंटीजर वेरिएबल कोई भी वैल्यू ले सकते थे, उसके बाद सिर्फ दो ऑपरेशन से ही इनिशियलाइज किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड वेट। वेट ऑपरेशन को कई पी से डोनेट करते हैं एंड वन इज कॉल्ड सिग्नल। सिग्नल ऑपरेशन को कई वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये सीमाफोर बेसिकली क्यों हम यूज करेंगे? बिकॉज पीटरसन सॉल्यूशन कितने प्रोसेसेस के लिए वैलिड है? एनीबडी? यस, कोई बताओ कितने प्रोसेसेस के लिए वैलिड है पीटरसन सॉल्यूशन? 2 प्रोसेसेस। वो उसकी लिमिटेशन है। लास्ट टाइम जैसे कई स्टूडेंट्स ने पूछा था कि अगर हमारे पास 2 से ज्यादा प्रोसेस हो तो हमें तो बहुत सारे वेरिएबल लेने पड़ेंगे। अब उसी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हमारे पास है कॉन्सेप्ट सीमाफोर्स। ठीक है, अब सीमाफोर्स में अब देखो वेट ऑपरेशन क्या है। वेट ऑपरेशन की डेफिनेशन है while s is less than equals to 0, s equals to s minus 1। और सिग्नल की क्या है, जो सिग्नल आपका ऑपरेशन होगा ये बेसिकली यहां पर इसको वेट एस से डिनोट करना अगर थ्योरी एग्जाम में आ जाए, सिग्नल एस। तो सिग्नल एस में क्या होगा, एस इक्वल्स टू एस प्लस 1। क्लियर? तो अब आप क्या सोच सकते हो कि n प्रोसेसेस के लिए ये कैसे काम करेगा? एनीबडी? अब देखो सीमाफोर की वैल्यू क्या सेट करेंगे, इज एन इंटीजर वेरिएबल दैट अपार्ट फ्रॉम इनिशियलाइजेशन इज एक्सेस्ड थ्रू टू स्टैंडर्ड ऑपरेशंस। यस, एस की वैल्यू क्या सेट करेंगे, क्रिटिकल सेक्शन की हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सोचो इसके बारे में। हम बड़ा स्लोली चलेंगे क्योंकि हमने सेकंड सेशन की उस तक का तो सिलेबस कर ही चुके हैं। मेन बात है कि समझ में आ जाए, रश नहीं करेंगे। तो पहले इसको एनालाइज करो और आप सॉल्यूशन तक पहुंचो कि एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए। लेट अस सपोज आपके पास 2 प्रोसेसेस ही स्टार्ट कर लो कि एस की वैल्यू क्या होगी जिससे आप क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो। यस, इसकी वैल्यू 1 इज द राइट आंसर। तो अब मैंने आंसर बता दिया है। अब आप लोग जो भी बाकी स्टूडेंट्स जिसको नहीं अराइव हुआ, चलो आप s इक्वल्स टू 1 को लेकर क्रिटिकल सेक्शन 3 प्रोसेसेस के साथ करके देखो क्या वो पॉसिबल है या नहीं।
कैसे करोगे, उसका कोड कैसे लिखोगे, वो आपने देखना है। मैं तो बता ही दूंगा विद इन 2 मिनट्स, लेकिन एक बार प्लीज थिंक करो इसको, ताकि बाद में आपको कहीं भी क्रैम करने की रिक्वायरमेंट ना पड़े। देखो, हम नॉर्मल प्रोग्राम में क्या करते थे, जो नॉर्मल सॉल्यूशन होता था उसी की अगर हम रिप्रेजेंटेशन ले, तो हमारे पास होता था व्हाइल, इसको व्हाइल 1 कर लेते थे या ट्रू कर लेते थे, ठीक है। फिर कुछ भी हमारे लोकल वेरिएबल, फिर हमारा होता था एंट्री सेक्शन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। तो एंट्री सेक्शन में, और फिर हमारा होता था क्रिटिकल सेक्शन, देन एग्जिट। अब एंट्री सेक्शन में क्या लगाओगे, एग्जिट में क्या लगाओगे, फिर यहाँ पे होता था रिमाइंडर सेक्शन। तो इसको आप यूजिंग सीमाफोर्स कैसे करोगे, एंट्री सेक्शन में आपने लिखना है वेट एस, क्रिटिकल सेक्शन एग्जिट सेक्शन में लिखना है सिग्नल एस। वेट का कोड क्या है, वेट का कोड क्या है, ये वाला। इसमें व्हाइल वाली वो कंडीशन आपकी पहले से ही है, ठीक है। और हमने क्या किया, इसको इस तरह से लगा लिया। अब लेट अस सपोज P1 P2 P3 का हम कोड लिख लें, P1 P2 P3, ऐसे ही जाएगा ना ये एंड प्रोसेस तक। तो हमने क्या कंडीशंस, जो मैंडेटरी कंडीशंस हैं वो हमने चेक करनी है कि इसके ऊपर वो मैंडेटरी कंडीशंस इसकी ट्रू हो रही हैं या नहीं, तभी वो क्रिटिकल सेक्शन के लिए वैलिड सॉल्यूशन माना जाएगा। अब यहां पर आपने लिख लिया P1, P1 की जगह आपने वही कोड, यही कोड कॉपी कर लिया सभी। मैंने बाकी पोर्शन हटा दिए, क्रिटिकल सेक्शन और सिग्नल एस। क्रिटिकल सेक्शन सिग्नल एस। अब जैसी वेट एस किया, एस की वैल्यू क्या है हमने डिसाइड की थी 1, जो आपको बोला था। अगर एस की वैल्यू 1 है तो यहां पर वेट में क्या है, व्हाइल एस इज ग्रेटर, सॉरी लेस देन इक्वल्स टू 0। तो क्या ये लेस देन इक्वल्स टू 0 है, नहीं, एस की वैल्यू 1 है, ये क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है, ये एक बार क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है, ठीक है। लेकिन जैसी वो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा कोई भी एक प्रोसेस, साथ ही उसको वेट कंडीशन, जब ये फंक्शन चलेगा तो क्या होता है, एस इक्वल्स टू एस माइनस 1। तो एस की वैल्यू क्या होगी, 0। तो अब एस की वैल्यू 0 है, अगर कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ यहां से यहां तक, तो वेट कंडीशन आई व्हाइल एस इज लेस देन इक्वल्स टू 0, ये वाली कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। तो ये वहीं फंसा रहेगा लूप। ऐसी अगर ये भी जाना चाहेगा तो ये वहीं फंसा रहेगा। लेकिन जैसे ही इसको P1, ये एग्जीक्यूट P1 वाला प्रोसेस हुआ और सिग्नल S हुआ, तो S की वैल्यू दोबारा से क्या हो जाएगी, 1। फिर P2 जा सकता है, फिर P3 जा सकता है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज अचीव्ड। हाँ जी, ये किसको समझ में नहीं आया मेरे से पूछ सकता है। देखो, पहले तो आपने वेट का कोड यहां से ध्यान रखना है कि वेट का कोड ये है, ठीक है। तो वेट में हम s की वैल्यू माइनस करते हैं अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है। तो s की वैल्यू पहले क्या थी, 1 थी स्टार्टिंग में। जो भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करेगा एक बार, उसके अलावा दूसरा प्रोसेस उसको एट ए टाइम नहीं एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि उसने वेट के कंडीशन लगाई है जिससे s इक्वल्स टू एस माइनस 1, जिससे वैल्यू 0 होगी s की। तो वो क्रिटिकल सेक्शन में दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस नहीं कर पाएगा। जब जो पहला प्रोसेस जो उसको पहले एक्सेस कर रहा था क्रिटिकल सेक्शन को,
एग्जिट होगा क्रिटिकल सेक्शन से, मतलब सिग्नल एस देगा, तो वो क्या करेगा, अगेन वैल्यू उसकी 1 कर देगा, तब कोई दूसरा प्रोसेस जा सकता है। तो इसमें किसी को कोई डाउट हो? एनी डाउट? सर इसमें P2 और P3 में भी कोड सेम है? हाँ हाँ हाँ, क्रिटिकल सेक्शन का, ओनली फॉर क्रिटिकल सेक्शन। बीच में कोड डिफरेंट हो सकता है हर प्रोसेसेस का, लेकिन जहां पर हमने, देखो ये बात इंपॉर्टेंट है कि जब भी लेट अस सपोज क्रिटिकल सेक्शन की बात कर रहे हैं, ये यहां पर तो ए वेरिएबल शेयर्ड वेरिएबल था, यहां पर मैंने लिख दिया a इक्वल्स टू a-1, यहां पर लिख दिया a इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय 4, यहां लिख दिया a इक्वल्स टू a-7। ठीक है, तो कोड तो डिफरेंट है, लेकिन एंट्री सेक्शन, क्योंकि ये शेयर्ड रिसोर्स या शेयर्ड वेरिएबल को यूज कर रहे थे, उसके ऊपर और नीचे कंडीशंस सेम लगाई है। सर जब S1 होगा तो पता कैसे लगेगा कौन सी प्रोसेस ने जाना है? नहीं, जो पहले जाएगा, जो शेड्यूल किया होगा आपके शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने, वो शेड्यूल करेगा ना, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है, लेट अस सपोज एस की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 थी, ठीक है, और उसने शेड्यूल कर दिया कि P1 जाएगा सबसे पहले, तो P1 ने जैसी क्रिटिकल सेक्शन वाले की एंट्री सेक्शन में कोड पहुंचा, वहां तक पहुंच गया, तो उसने क्या कर दिया, s इक्वल्स टू s-1। अब सपोज करो दोबारा से कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया, राउंड रॉबिन था या कोई भी आपका प्रिमिटिव एल्गोरिदम था, तो तब P2 एंटर हुआ, तब वो P2 जैसी आएगा तो उसको क्रिटिकल सेक्शन वाले प्रॉब्लम को एंटर नहीं करने देगा। क्यों नहीं करने देगा? ताकि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हो जाए, कंकरेंसी की प्रॉब्लम ना आए। एनी अदर डाउट? सर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में वर्क प्रायोरिटी करेगा ये? शेड्यूलिंग लगा लो आप, लेट अस सपोज प्रायोरिटी शेड्यूलिंग लगा लिया आपने, पहले P1 एग्जीक्यूट कर रहा था, ठीक है, फिर P2 की प्रायोरिटी ज्यादा आ गई, क्लियर? तो लेकिन अगर वो शेयर्ड रिसोर्स को यूज कर रहा है, ठीक है, तो आपने ये वाला सीमाफोर्स ऐसे लगाया हुआ है, तो जब तक P1 सिग्नल प्रोसेस नहीं देगा, तब तक वो P2 उसको नहीं लेने देगा, क्लियर? क्योंकि वो, सर डेडलॉक नहीं हो गया फिर? नहीं, डेडलॉक कैसे हो गया? P1 तो चल ही P1 सकता की है ना। लो प्रायोरिटी है। हाँ, P1 की लो प्रायोरिटी। P1 तो चल ही सकता है ना, कुछ टाइम बाद P2 की प्रायोरिटी हाई है, लेट अस सपोज P2 की प्रायोरिटी हाई है, लेकिन P2 को वो क्रिटिकल सेक्शन को एंटर नहीं करने दे रहा, तो दोबारा कंट्रोल किसके पास जाएगा? P1 के पास, तो P1 शेड्यूल होकर अपना एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्लियर? लेकिन जो प्रायोरिटी की बात आप कर रहे हो ना बेटा, वो उसमें ज्यादातर क्या होता है कि आपके पास जो सिस्टम प्रोसेसेस होते हैं उनकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, और जो यूजर प्रोसेसेस होते हैं उनकी प्रायोरिटी कम होती है, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या शेयर्ड वेरिएबल्स या शेयर्ड रिसोर्सेज हैं, वो डिफरेंट है, ठीक है? और आजकल तो टेक्नोलॉजी भी इतनी, क्योंकि जैसी मल्टी डिग्री और मल्टी प्रोग्रामिंग हुई है, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी काफी हाई है, क्योंकि अब तो मल्टी थ्रेडिंग यूज होने लगी, ये तो अब चलो ठीक है, यूनी प्रोसेसर वाले सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है? देखो ये पैरेलल कंप्यूटिंग नहीं है, ये क्या है, कंकरेंसी है, मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये पैरेलल प्रोसेसिंग की बात नहीं हो रही। और किसी को कोई डाउट हो? ये डाउट क्लियर हुआ कि डेडलॉक कैसे नहीं है? यस सर। ठीक है, सो ये हमारी होगी क्रिटिकल सेक्शन से हमने क्या अचीव कर लिया, एन प्रोसेसेस, म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमारी होगी, लेकिन दूसरी मैंडेटरी कंडीशन क्या थी, प्रोग्रेस। क्लियर? अब प्रोग्रेस में क्या है, मान लो कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में अभी के लिए जाना नहीं चाहता, P2 या P3 अभी जाना नहीं चाहते, ठीक है, तो क्या P1 दोबारा से चल पाएगा?
यस P1 दोबारा से चल जाएगा। क्यों चलेगा? क्योंकि S की वैल्यू इसने एग्जिट होते हुए कितनी कर दी? S इक्वल्स टू 1 अगेन, तो दोबारा से भी ये चल जाएगा। अगर मान लो अकेला P2 नहीं जाना चाहता तो P3 उसके बाद एंटर होना चाहता है, तो P3 भी एंटर हो सकता है, क्योंकि इसकी एग्जीक्यूशन के बाद S की वैल्यू क्या है? 1। तो हर कंडीशन में भी प्रोग्रेस हो रही है। तो डेडलॉक का तो यहाँ इशू ही नहीं है, क्योंकि एक ही वेरिएबल है सीमाफोर्स, और उसको ही हमने आगे इस तरह से इंप्लीमेंट किया हुआ है। इसके अलावा उसकी वैल्यू कहीं और भी आप चेंज भी नहीं कर पाओ। यस, इसमें प्रोग्रेस कैसे अचीव हुई ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो काफी हमने अभी किया है। अब देखो कुछ हम इनके एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्राम्स करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं स्लो ही चलूंगा, ठीक है? तो मुझे अब सिलेबस का मतलब भी हमने जितना चाहिए था उतना सिलेबस हमने अचीव कर लिया है। अब बात है सीखने की, कि एक क्वेश्चन है, 2-3 हम ये पुराने आपको नेट से भी मिल जाएंगे, गेट की क्वेश्चंस हैं। तो मेरे पास एक्चुअली मैंने पीपीटी प्रिपेयर नहीं की, तो ऐसे ही लिख देता हूँ। देयर आर 2 प्रोसेसेस। 2 प्रोसेसेस कौन है? P1 एंड P2 having the following codes. कोड क्या है ये देख लो। ये रेस कंडीशन के ऊपर है। अब इसमें आपको दिया हुआ है कि B is a shared variable with initial value of 2. How many different possible values of B can have? How many possible values of या different possible values of B, या B की how many इतना लिख लो, can have की तो बात नहीं कर रही, ठीक है? तो ये क्वेश्चन है, इसको आपके पास सॉल्व करो। नेक्स्ट 3 मिनट्स में मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। जिसका आंसर होगा वो भी अनम्यूट करके बता देना मुझे। देखो, जो लॉजिक अभी तक हमने किया है उसी से ही होगा ये। देखो, ये वाले मैंने जो लेक्चर्स लिए हैं या ये प्रॉब्लम्स ली हैं, ये आप YouTube पे सर्च करोगे संचित जैन, तो उसकी वीडियोस में ली है। बाद में एक लेक्चर होगा कुछ पार्ट जो हम बाद में
करेंगे लॉक्स का जो उसमें नहीं गिवन है। बाकी सारा कुछ जो मैं करवाऊंगा उसके लेक्चर्स में गिवन है। तो गैल्विन में काफी मुश्किल से दिया हुआ है, इसको करने के बाद गैल्विन पढ़ोगे तो इजी रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यू कैन रेफर हिज वीडियोस एज वेल। ठीक है, जिसको यहाँ समझ में नहीं आया। दो पॉसिबल वैल्यूज है 3 और 2। कैसे? दो पॉसिबल वैल्यूज 3 और 2। 3 पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है, बिल्कुल सही। 2, ठीक। 3 and 4 3 वैल्यूज। हाँ हाँ ठीक है, तो हम इसको देखते हैं अभी कैसे आया। हमने लेट अस सपोज इसको नंबर कर दिया। अब डिफरेंट पॉसिबल वेज क्या बन सकते हैं इसके। पहला तो बनेगा, देखो एक तो हो गया सीक्वेंशली चला 1 2 3 4। तो इस केस में क्या बनेगा, b की वैल्यू, c की वैल्यू क्या स्टोर हो रही है, c इक्वल्स टू b माइनस 1 b इक्वल्स टू 2 इंटू c 2, d इक्वल्स टू 2 इंटू b 4, b इक्वल्स टू d माइनस 1। तो इस सीक्वेंस में b की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, अब सेकंड केस क्या बनेगा, जब हम पहले P2 को एग्जीक्यूट कर लें और बाद में P1 को एग्जीक्यूट कर लें, तो D इक्वल्स टू 2 इंटू बी, D की वैल्यू 4, B की वैल्यू 3, C की वैल्यू 2 एंड B की वैल्यू अगेन 4 आ जाएगी इस केस में। केस 3 क्या बनेगा आपका, अब यहां इसके बाद आपने कॉन्टेक्स्ट स्विच कर लिया। ठीक है, तो आपने बना लिया केस 1 3 4 2। तो उस केस में क्या आएगी, आप कैलकुलेट करना b इक्वल्स टू 2। फिर आपका केस बनेगा 3 1 2 4। उस केस में आएगी आपकी b इक्वल्स टू 3। ठीक है, फिर आपका केस बनेगा 1 3 2 4। उस केस में क्या आएगी, b इक्वल्स टू 3। फिर एक केस बनेगा आपका 3 1 4 2। उस केस में आपकी वैल्यू आएगी b इक्वल्स टू 2। तो इसके अलावा और तो कोई केस बनेगा नहीं। ठीक है, हम इसमें क्या ये ऐसा कर सकते थे 2 1 4 3 ले लेते, नहीं, क्योंकि उस प्रोसेस की तो पहले वैल्यू पहली इंस्ट्रक्शन ही चलेगी ना, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन चलेगी। तो उस बात का ध्यान रखना है कि तो और डिफरेंट वैल्यूज कौन सी बनी, 2 3 एंड 4। सो देयर आर आंसर इज 3। एनी डाउट इन दिस? नो सर। क्लियर, ठीक है। सो अब नेक्स्ट है हमारे पास initial value of shared Boolean variable S1 S2 is randomly assigned। तो आपके पास कोड है ऐसे, CS stands for critical section। ठीक है, तो ये कोड है
आपने बताना है क्या ये क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा या नहीं। तो क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या होगा? म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड प्रोग्रेस कंडीशंस शुड बी अचीव्ड। तो आपको बस वही देखना है कि इसमें क्या क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। इसमें 4 केसेस बना के करना पड़ेगा। आप देखो, वो आपके ऊपर है। जो हम अभी हमने कॉन्सेप्ट्स देखा है, पहले देखे हैं, उसी के बेस पर इसको आप कर सकते हो। इसमें तो देखो दो ही बातें होंगी ना स्टार्टिंग में, या तो S1 की S2 की वैल्यू इक्वल होंगी या नॉट इक्वल होंगी। ठीक है, तो उसको लेकर आगे करो। रैंडमली असाइंड का मतलब ही यही है कि या तो S1 और S2 की वैल्यू आप इक्वल लेकर चलोगे या नॉट इक्वल लेकर चलोगे। तो दो केस ही बनने चाहिए आपके पहली बार में। सर म्यूचुअल एक्सक्लूजन आ जाएगी बट प्रोग्रेस नहीं आएगी। यस, ये आंसर राइट है। लेकिन सभी सॉल्व करो और बताओ मुझे कि 2 मिनट्स और ले लो, सॉल्व करो फिर मुझे बताओ। यस, कल आपका सूटेबल टाइम क्या है, या सिर्फ रिकॉर्डिंग दे दूं मैं? अगर जो कोई चाहे 5-6 स्टूडेंट्स ही हों जो ज्वाइन करना चाहें लेक्चर। एक्चुअली अकेले में वो जैसे डिस्क शेड्यूलिंग के मैंने वो रिकॉर्डिंग्स देनी थी आपको थोड़ी करेक्ट करके, अकेले में बंदा बोर हो जाता है, तो रिकॉर्डिंग करने का टाइम ही नहीं उसमें लगता। तो सर आप अपना टाइम बता दीजिए। कैसे? आप अपना टाइम बता दीजिए, हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, फिर मैं आपको ना कल का टाइम मेंशन कर दूंगा। ठीक है, वो ग्रुप पे व्हाट्सएप पे, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। जूम आईडी भी दे दूंगा और ग्रुप भी बता दूंगा। सर वैसे कल हमारा 1 से 1:30 सर क्विज भी है, उसके बाद अगर आप कर लो। कितने बजे है क्विज? सर 1 से 1:30 है। तो वो तो मैं 5 PM के बाद ही करूंगा। ठीक है सर। ठीक है ना, वो तो 5 PM के, अब जो भी रिकॉर्डिंग्स होगी वो मैं थोड़ी से उस टाइम में ही करा करूंगा। ओके एक्चुअली अकेले में रिकॉर्डिंग्स हो नहीं पाती, तो उसमें वो माइंडसेट नहीं बन पाता। ठीक है सर, आ जाएंगे। ठीक है। सो इसको भाई सॉल्व करते हैं। आपके पास दो केसेस बन सकते हैं, या तो S1 शुड बी इक्वल टू S2। तो इसमें बूलियन दिया हुआ है, तो इसकी आप बेसिकली ट्रू फॉल्स या 0-1 की वैल्यूज ले लो। तो स्टार्टिंग में हम अज्यूम करते हैं कि S1 इक्वल टू 1 है और S2 इक्वल टू 1 है, मतलब या 0-0 होगा तो एक ही बात होगी। ये दोनों के लिए एक ही बात है ना कि इक्वल टू होंगे। तो while S1 इक्वल्स टू S2, अगर ये इक्वल है तो ये तो एंटर नहीं करेगा, ये इक्वल नहीं है तो ये एंटर कर जाएगा। और बाद में आपने क्या कर दिया, S2 इज नॉट S1, S2 इज नॉट S1। तो फिर क्या होगा, तो S2 की वैल्यू कुछ और होगी और S1 की कुछ और। तो उस केस में ये इसको नहीं कर पाएगा और ये चल जाएगा। तो क्या म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रही है? तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए लेट अस सपोज इसने यहां से कॉन्टेक्स्ट स्विच किया तो होएगी। अगर S2 इक्वल्स टू 1, S1 इक्वल्स टू 0 है, तो यहां से कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ तो भी ये एंटर नहीं कर सकता, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज अचीव्ड। वो तो हम ऐसे ही देखते हैं। देखो ये हमारा टर्न वेरिएबल वाला जो हमने किया था ना, वही केस है एक तरीके से। तो अब
दूसरे वाले में प्रोग्रेस में क्या देखते हैं, अगर ये पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता तो P1 दोबारा से चल जाए। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। मान लो आपका स्टार्टिंग में S1 इक्वल्स टू 1, S2 इक्वल्स टू 1, S1 इक्वल्स टू 0, कोई भी ये वाला केस है इन दोनों में, और P2 पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, इसने क्रिटिकल सेक्शन लिया। देन अगेन S1 इक्वल्स टू S2, तो लेकिन जब दोबारा P1 इसको एग्जीक्यूट करना चाहेगा, क्या वो कर पाएगा? नहीं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज अचीव्ड, प्रोग्रेस इज नॉट अचीव्ड। सो ये आपका सॉल्यूशन हुआ। जिसने कल का लेक्चर लगाया था उसके लिए तो ये इजी है, ठीक है। सो इसमें किसी को डाउट हो? सो नेक्स्ट है अभी एक और न्यूमेरिकल कर लो, जिससे आपको ये न्यूमेरिकल आपको ये बताएंगे कि पिछला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है या नहीं। ये भी पुराना कोई गेट का क्वेश्चन है। ये सेमीकोलन है भैया, क्रिटिकल सेक्शन। T and F stands for true and false respectively. यस, इसमें क्या होगा अभी? कौन सा केस है ये? यस, यस एनीबॉडी? सर वो जो डेडलॉक वाला केस था। हाँ, जो डेडलॉक वाला केस था, तो उसमें जिसमें हमने फ्लैग 0 एंड फ्लैग 1 का किया था, ये वही केस है जिसमें वेरिएबल p इक्वल्स टू, आपने अब लेट अस सपोज p और q की वैल्यू क्या हो सकती है? दो वेरिएबल हैं, ट्रू एंड फॉल्स। तो अलग अलग केस आप लेकर देखो। तो इसमें डेडलॉक किस केस में होगा? म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज अचीव्ड। लेकिन डेडलॉक किस केस में होगा? जब यहां से कॉन्टेक्स्ट स्विच कर जाए प्रोसेस यहां तक, तो क्या होगा? p एंड q बोथ आर ट्रू, तो ये डेडलॉक में फंस जाएगा। क्लियर? सो ये वाला भी हमने बेसिकली कर ही रखा था। सो अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, हमने सीमाफोर्स कर लिए। अब एक होते हैं काउंटिंग सीमाफोर्स। अब काउंटिंग सीमाफोर्स क्या है कि जिसमें आपकी s की वैल्यू a के बजाय और कोई भी हो सकती है। s की वैल्यू a के बिना और कोई भी हो सकती है, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने के लिए सीमाफोर्स का यूज करते हैं, जिसमें 1 से इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास आपने प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी है यूजिंग काउंटिंग सीमाफोर्स, जिसमें है आपके पास, आपने बेसिकली ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इंश्योर करना है। You have to ensure order of execution. अब order of execution का मतलब क्या है कि let us suppose एक एग्जांपल है कि P1 process calculates area, ठीक है, P1 process calculates area, P2 process
कैलकुलेट रेडियस, P3 process calculates टोटल कॉस्ट। मान लो आपने कुछ यार्ड है उसको आपने पेंट करना है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस, सर्कुलर शेप में है अगर, फिर उसका एरिया और पूरे एरिया की क्या कॉस्ट होगी। ठीक है, लेट अस सपोज आपके पास आपने इस तरह से प्रोसेसेस को, 3 प्रोसेसेस का ऑर्डर मेंटेन करना है कि पहले हमेशा P2 चले, उसके बाद P1 चले एंड उसके बाद ही P3 चले। सो क्वेश्चन इज हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ सीमाफोर्स कैन बी यूज्ड। ठीक है, और उन सीमाफोर्स की वैल्यू क्या होगी, उन सीमाफोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो ये आप एक बार करके देखो। देखो यहाँ पर काउंटिंग सीमाफोर्स है कि ये जरूरी नहीं कि सीमाफोर्स की वैल्यू 1 ही हो। इनिशियलाइज वो सीमाफोर का फॉर्मूला डेफिनेशन क्या है, इंटीजर वेरिएबल है, तो नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, कोई भी पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। पहले आपने इंश्योर करना है कि आपके पास P1, P2, P3 3 प्रोसेसेस हैं और हमेशा सबसे पहले P2 चले, फिर P1 चले, फिर P3 चले। ऐसा ना हो कि कोई भी प्रोसेस इनमें से चल सके ऐसी। तो आप कैसे इंश्योर करोगे? यस, कोई इसका सॉल्यूशन बताओ भाई। क्या लिखूंगा क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर तीनों के, या क्रिटिकल सेक्शन की अगर ये प्रॉब्लम, देखो हमने वेट एंड सिग्नल यूज करना है क्योंकि सीमाफोर्स का कॉन्सेप्ट है, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या चलना चाहिए आपका प्रोसेस, P2 चलना चाहिए, ये सबसे पहले चलना चाहिए। ठीक है, तो लेट अस सपोज जो मैंने P2 के लिए सीमाफोर यूज किया डेट इज S1। अब मैंने बोल दिया कि S1 की वैल्यू 0 है, तो यहां पर मैंने लिख दिया सिग्नल S1। तो जैसे ही सिग्नल S1 होगा तो क्या होगा, S1 की वैल्यू 1। ठीक है, अब ऐसा क्यों लिखा अभी आपको समझ में आएगा। यहां पर मैंने लिख दिया वेट S1, क्या P2 से पहले P1 चल पाएगा, नहीं, क्योंकि S1 की वैल्यू क्या है 0, तो ये तो इसके आगे चल ही नहीं पाएगा। तो लेट अस सपोज मैंने यहाँ पर इसके बाद P2 का कोड चला दिया, आपने जो भी कैलकुलेट करना था। तो वेट S1, S1 के बाद आपने कर दिया P1, और यहां पर अब आपने इंश्योर क्या करना है, अगर देखो मैं सिग्नल S1 करता हूं और यहां पर मैं लिखता हूं वेट S1 P3। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है कि P3 प्रोसेस पहले चल जाए P1 से? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। तो यहां पर मैं एक कर रहा हूं S2 नाम का वेरिएबल ले रहा हूं और यहां पर S2 करूंगा। अब आप लोगों ने बताना है कि S2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए।
यस एनीबडी? S1 की zero. S1 की तो 0 होगी एंड S2 इज आल्सो 0, क्योंकि अगर S2 की भी 1 होती तो पहले P3 चल जाना था, चल सकता था, मतलब पॉसिबिलिटी थी। लेकिन अब इस कोड के हिसाब से हमेशा पहले P2 चलेगा, फिर P1 चलेगा, फिर P3 चलेगा। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? सर P2 में जो सिग्नल वाला पार्ट है वो P2 के कोड के एंड में नहीं आना चाहिए? कैसे? हाँ, चाहे कोड के एंड में हो, लेकिन आपने इंश्योर कर दिया ना उसको वहीं से, चाहे कोड के एंड में हो, मतलब ये तो कहीं भी हो, ये इसके एंड में होगा तो क्या होगा, बेसिकली वेट को सिग्नल देगा। तो आप सही बोल रहे हो कि एंड में इसको जो वो कोड है, बेसिकली हम जो क्रिटिकल सेक्शन की बात करते हैं ना, वो वाला कोड आपका एग्जिट सेक्शन में एंड में होगा। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि सिग्नल S1 एंड में हो। ठीक है, अगर सिर्फ क्रिटिकल सेक्शन की बात कीजिए। ठीक है, मैं कह रहा था कि कोई क्रिटिकल सेक्शन के बाद भी अगर उसका कोड हो वो भी चल पाएगा। क्लियर है ये? अब लेट अस सपोज नेक्स्ट काउंटिंग सीमाफोर से हम कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास मल्टीपल रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। लेट अस सपोज there are 5 printers। तो यहां पर 5 प्रिंटर्स हैं सिस्टम में। तो आप काउंटिंग सीमाफोर से उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? टोटल 20 प्रोसेसेस उसको अक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। यस एनीबडी? तो सीमाफोर की वैल्यू क्या आएगी वेरिएबल की? यस यस, व्हाट इज द 5 प्रिंटर हैं, 20 आपके पास प्रोसेसेस उस प्रिंटर के लिए कंपीट कर रहे हैं। तो हर प्रोसेस का कोड मैं कैसे लिखूंगा क्रिटिकल सेक्शन का? यस, वेट एस, ये तो ऐसे ही जाएगा क्रिटिकल सेक्शन वाला पार्ट। इसके बाद P1 का जो लोकल कोड है या वो वाला कोड है वो चलता जाए। तो यहां पर S की वैल्यू कितनी होगी? यस, 1 से तो होगा नहीं ना, फिर आपके पास तो 5 प्रिंटर हैं। 5, बिल्कुल सही। 5 प्रोसेस को तो एक एक प्रिंटर मिल गया, लेकिन जैसे ही 6th प्रोसेस आएगा उसको नहीं मिलेगा। वो कैसे? लेट अस सपोज S की वैल्यू मैंने 5 कर दी। ऐसी P5 कोड था। पहले वेट ऑपरेशन ने ये करता गया S इक्वल्स टू 4, यहां पर कंसेक्यूटिवली इसने किया S इक्वल्स टू 3, P3 ने किया S की वैल्यू 2 रहेगी, 1 रहेगी। जैसे P5 ने किया S की वैल्यू 0 रहेगी। अगर P6 इसको करेगा तो क्या मिलेगा उसको? फिर नहीं, उस टाइम पर वो कर सकेगा। फिर उसको किसकी वेट करनी पड़ेगी कि कोई दूसरा प्रोसेस सिग्नल करे, तब जाके P6 को मिलेगा। तो ऐसे आप इसको काउंटिंग सीमाफोर्स को रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन में भी
यूज कर सकते हो। ठीक है, जो हमारा नॉर्मल सीमाफोर है जिससे हम क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं, बेसिकली हम उसको बाइनरी सीमाफोर बोलते हैं, क्योंकि उसमें उसकी वैल्यू 0 या 1 ही रहती है ज्यादातर। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे काउंटिंग सीमाफोर। अब हमारे पास प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में क्लासिकल प्रॉब्लम्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन पेंडिंग है। ये हम संडे को देख लेंगे या कल देख लेंगे, संडे को डिस्क वाला कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास फाइल्स एंड प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी पेंडिंग है, ये मैं 2 दिन अलग अलग लेकर आपसे वो भी करवा दूंगा। ठीक है, सो नाउ वी शुड लीव द मीटिंग।